तो कल हम लोगों ने फ्रेज़ तक पढ़ा था और फ्रेज़ के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेज़ के बाद हमारे पास आता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का मतलब हो गया वाक्य। तो हम लोगों ने देखा साउंड क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, सिलेबल क्या होता है, फ्रेज़ क्या होता है, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, एक्चुअली पढ़ा हम इसलिए रहे हैं बेसिक क्लासेस, ताकि अगर किसी भी चैप्टर को शुरू करें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अब चाहे आप नरेशन पढ़ें, चाहे आप एक्टिव पैसिव पढ़ें, चाहे सिंथेसिस पढ़ें या स्टोरी बनाना सीखें, कुछ भी सीखें, तो ये सारी चीज़ें तुमको क्या लगता है, सेंटेंस ही तो बनती हैं, सेंटेंस से तो बनेंगे। और कमी क्या होती है, हम लोग डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं, हमको सेंटेंस कैसे बनता है ये पता नहीं है, सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम होता है वो ये पता नहीं, और हम लोग सीख रहे हैं नरेशन, सिंथेसिस और ये सब सीखने लगते हैं। तो इसीलिए हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, थोड़ा 2-3 दिन लगेगा और फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। सारी चीज़ें बता देते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए, तब फिर पढ़ाएं आपको। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो ये होता क्या है, सेंटेंस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली कंडीशन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है ना। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है, विच शोज क्लियर मीनिंग। विच शोज क्लियर मीनिंग, जो क्लियर मीनिंग दिखाता है। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज क्लियर मीनिंग। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्लियर मीनिंग नहीं, मीनिंग नहीं, सेंस दिखाता है। मीनिंग तो वर्ड्स दिखाता है, ये दिखाता है सेंस। इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ये, विच शोज क्लियर सेंस। क्लियर सेंस होना चाहिए, अगर क्लियर सेंस नहीं है तो फिर सेंटेंस नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इसमें 3 या 4 या 5 हमारे पास वर्ड्स होंगे जो सेंस दिखाएंगे, है ना। जैसे अगर हम बोलें राम गोज टू ऑफिस, राम ऑफिस जाता है, तो हमारे पास 1 2 3 4 कितने हमारे पास वर्ड्स हैं, 4 हैं, और 4 हमारे पास वर्ड्स हैं। तो अगर इसका मीनिंग देखें, राम गोज टू ऑफिस, राम ऑफिस जाता है, तो इसका सेंस भी है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो प्लस सेंस हो तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। हाँ, तो फिर सेंटेंस बोलेंगे। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखें, जैसे लिखा है ऑफिस टू गोज राम, अब हमारे पास 1 2 3 4 वर्ड्स हैं कि नहीं, 4 वर्ड्स हैं, और वही हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं वही नीचे लिखे हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, फिर प्रेपोजिशन है, फिर मेन वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है। मीन्स जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो फिर गड़बड़ हो गया है। जब स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा तब फिर सेंस नहीं निकलेगा, और सेंस नहीं निकलेगा तो फिर ये सेंटेंस नहीं होगा। हाँ, हालांकि वर्ड्स हमारे पास उतने ही हैं, लेकिन ये कंडीशन है बाबू कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि शब्दों का एक समूह हो, विच शोज क्लियर सेंस, जो क्लियर सेंस दिखाए। समझ रहे हैं, क्लियर सेंस दिखाएगा तो फिर हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा। जैसे गीता रीड्स अ नॉवेल, गीता एक नॉवेल पढ़ती है, तो 1 2 3 4 वर्ड्स हैं हमारे पास, गीता एक नॉवेल, और इसका जो सेंस भी निकल रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस हो गया, है ना। सेंटेंस होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और प्लस सेंस दिखाए। गॉट इट, ओके। तो सेंटेंस मिस हो गया वाक्य। इसके बाद हमको सीखना रहता है कि सेंटेंस तो ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे क्लॉज क्या होता है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। अब अगर हम सेंटेंस और क्लॉज को देखें, क्लॉज का मतलब उपवाक्य, बार बार आएगा, आप ध्यान से देखिए, क्लॉज का मतलब उपवाक्य। हाँ, तो सेंटेंस और क्लॉज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
जो स्ट्रक्चर बनाने का होता है सेंटेंस का, वही क्लॉज का होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस? क्लॉज सेंटेंस, देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट हो और प्लस वर्ब हो और प्लस क्लियर सेंस दिखाए। हाँ, क्लियर सेंस दिखाएगा तो सेंटेंस है, और सेंटेंस हमेशा क्लियर सेंस दिखाएगा। लेकिन क्लॉज बनाने का तरीका सेम है, लेकिन ये कभी कभी क्लियर सेंस दिखाता भी है और कभी कभी क्लॉज का क्लियर सेंस नहीं दिखाता। मीन्स इसमें बाबू सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी होगा, लेकिन ये क्लियर सेंस दिखा भी सकता है और नहीं। लेकिन सेंटेंस के लिए ये जरूरी है, इट इज कंपल्सरी फॉर अ सेंटेंस टू शो क्लियर सेंस। सेंटेंस पूरा क्लियर सेंस दिखाएगा, लेकिन क्लॉज सेम होते हैं। अरे बनाने का तरीका सेम है, जैसा सेंटेंस होता है वैसा क्लॉज, लेकिन क्लॉज के लिए ज़रूरी नहीं कि क्लियर सेंस दिखाए। ये क्लियर सेंस दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हाँ, इट ऑल्सो हैज़ अ सब्जेक्ट, इसमें भी बाबू एक सब्जेक्ट होगा एंड अ फाइनाइट वर्ब, और एक वर्ब होगी फाइनाइट। समझ रहे हैं? इसमें भी इट इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होगा, और इट ऑल्सो हैज़ अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। इसमें भी वही है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन सेंस बाबू कंपल्सरी है। सेंटेंस से सेंस क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस से, हाँ, सेंटेंस से हमारा अर्थ निकलेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, डजंट मैटर। लेकिन सेंटेंस अगर होगा तो सेंस क्लियर ही होगा। बाबू क्लॉज का मतलब उपवाक्य, ये सेम होता है, दोनों सेंटेंस का और क्लॉज का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन कभी कभी क्लॉज का मीनिंग क्लियर नहीं होता, सेंस क्लियर नहीं होता। होता सेम है। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इट हैज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट होता, फाइनाइट वर्ब होता है, लेकिन कभी कभी ये, हाँ, तो आगे लिख सकते हैं समटाइम्स क्लॉज shows clear sense and sometimes not। कभी कभी बाबू ये क्लियर सेंस दे देता है और कभी कभी नहीं, ताकि सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, क्लियर सेंस देगा। लेकिन क्लॉज मतलब उपवाक्य, ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये होता क्या है, ये एक सेंटेंस से कनेक्ट होता है, ये एक सब्जेक्ट से मतलब एक सेंटेंस से जुड़ा होता है। आप ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस एक अलग हिस्सा होता है, क्लॉज एक अलग हिस्सा होता है, लेकिन क्लॉज हमेशा जुड़ के ही आता है। सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर है कि नहीं, बताइए? यहाँ पे मीनिंग क्लियर है, यहाँ पे मीनिंग क्लियर है, सॉरी सेंस क्लियर है, यहाँ पे भी सेंस क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे लिखा है आई नो, मैं जानता हूँ कि दैट, अब जैसे लिखा ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, मेन वर्ब। मैं जानता हूँ तो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। मैं जानता हूँ, अगर तुम यहाँ पे लिख दो जैसे लिखा है ही रीड्स, तो बाबू हमारे पास ये सब्जेक्ट है कि नहीं, और ये वर्ब है, ही रीड्स, वो पढ़ता है, सेंस क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पढ़ो, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, सेंटेंस क्लियर है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है लेकिन क्लियर नहीं। मैं जानता हूँ, सेंटेंस क्लियर है, क्या जानते हो भाई, तो सेंस क्लियर नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर आ गुड बॉय। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो बाबू एक हमारा ये हो गया था और एक हमारा ये हो गया, कहाँ चला गया, एक ये सेंटेंस हो गया है ना।
अब इसमें बोला जाता है एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कुल मिला करके अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। समझ रहे हैं? हाँ, तो अगर देखें यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो ये क्लॉज ही है, क्लियर दे रहा है सेंस। और ये इधर का क्लॉज है, क्लियर सेंस नहीं दे रहा। वही हम लिखे हैं कि बाबू ये होता कि कभी कभी ये क्लियर सेंस देता भी है और कभी कभी, लेकिन सेंटेंस हमेशा क्लियर सेंस देगा, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज। असल में हम लोग अभी पढ़ेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज कॉम्प्लेक्स में। तो सेंटेंस तो हम लोग जानते, क्लॉज हमको पता ही नहीं क्या होता है। तो क्लॉज हमने इसीलिए बता दिया कि क्लॉज और सेंटेंस बिल्कुल सेम होते हैं, बनाने का स्ट्रक्चर सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं, पूछ अलग से नहीं लगी होती है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सेंस क्लियर, और इसमें क्लियर हो भी सकता है, क्लियर नहीं भी हो सकता। ठीक है, ओके, राइट डाउन। ओके, तो हम लोग अभी सेंटेंस देख लिया है और क्लॉज देख लिया है। अब सवाल ये उठता है कि सेंटेंस होता कितने तरीके का है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। हाँ, सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? तो ये माना गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हाँ, 3 तरीके के बाबू होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 3 तरीके के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो नंबर 1 सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल कितने तरीके के हैं? 5। और कॉम्प्लेक्स कितने तरीके के? 3। और कंपाउंड कितने तरीके का? एक ही तरीके का है। तो टाइप्स ऑफ सिंपल पढ़ें, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ें, फिर कंपाउंड पढ़ें, और फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है। ये जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे, फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ना है और पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी बेसिक जानकारी जब अगर हमको हो जाएगी, तब फिर आपको नरेशन और सिंथेसिस पढ़ने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलिए, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 3 तरीके के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए सेंटेंस कितने तरीके के हैं, तो 3 हैं। और देयर आर 5 टाइप्स सिंपल सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस 3 ही तरीके के हैं, ओके। सिंपल सेंटेंस का एक बेसिक फार्मूला ये है, आप समझिए कि जैसे कुर्ता और पजामा आपने सिला लिया, तो सेम है, जैसा कलर आपका पैजामा का है वैसा कुर्ते का है, तो सेम ड्रेस है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल। आप बोलते हैं दिस इज सिंपल ड्रेस, है ना, ओके। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है, ये सिंपल हो गया कि इसमें बाबू क्या होगा, हाँ, सिंपल में एक सब्जेक्ट होगा और प्लस एक फाइनाइट वर्ब होगी, ये कंडीशन है, ठीक है। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है, कॉम्प्लेक्स में 2 सेंटेंसेस बाबू आपस में जुड़े होंगे, ये जुड़ा होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, फिर एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक वर्ब होगा, और पीछे वाला सेंटेंस आगे वाले पे निर्भर होगा। मीन्स सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास पे निर्भर होगी। एक प्रिंसिपल क्लास होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा। सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर होगा। जैसे दिस इज ड्रेस, आपकी पैंट कैसी है ये डिसाइड करेगा कि आपका शर्ट कैसा होगा, क्योंकि पैंट के अनुसार ही हम लोग शर्ट लेते हैं। ये आप देखे होंगे कि अगर आपको शर्ट खाली लेना है तो आप बताते हैं कि अच्छा ये बताइए कि है भाई ये हमारी पैंट ग्रीन है तो शर्ट कैसा ले लें, तो हम लोग सबऑर्डिनेट लेते हैं, आश्रित, ऐसा नहीं उठ पटांग जो मन किया वो ले लेते हैं। पैंट के हिसाब से शर्ट को जज करते हैं, क्योंकि पैंट के हिसाब से कलर हमारा होगा, उसी का वही सबऑर्डिनेट होगा। अब पता लगा कि लाल लाल पैंट है, पीला पीला शर्ट है
तो एक अजीब ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अरे उल्टी नहीं हो जाएगा पहनने में, कोई दिक्कत हो जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि तुमको दस्त आने लगेंगे। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि लाल लाल पैंट, पीला पीला शर्ट, अरे दादा। तो वही यही बताएगी कि सब ऑर्डिनेट होना चाहिए, जैसे पैंट के साथ। वही आपको बताया कि पीछे वाला सेंटेंस आगे वाले पे निर्भर रहेगा, सब ऑर्डिनेट। एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और उसी के अनुसार एक ऐसा सेंटेंस होगा जो मीनिंग को क्लियर कर दे। हाँ, अब ऐसा नहीं राम रो रहा था, श्याम पिक्चर देख रहा था। अरे राम रो रहा था, श्याम पिक्चर देख रहा था, उससे हमसे क्या लेने देना है? तुमको ऐसा एक सेंटेंस बनाना है जो राम रो रहा था वो पीछे सेट हो जाए। राम रो रहा था, नरेंद्र मोदी खाना खा रहे थे। अरे तुमसे नरेंद्र मोदी राम से क्या लेना देना है? आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो राम रो रहा था उसी में सेट हो जाए। राम रो रहा था क्योंकि वो फेल हो गया था, क्योंकि वो फेल हो गया था। ये सेंटेंस जब राम रो रहा में मिला दोगे तब हमारा सेंटेंस बनेगा। राम रो रहा था, नरेंद्र मोदी जी खाना खा रहे थे। सेंटेंस तो दो हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, तो वही सब ऑर्डिनेट होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब ये हो गया, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब बाबू क्या हो गया? एक दो सेंटेंस हो गए तो आपस में जुड़ा होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक मेन वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक मेन वर्ब होगा, और सिर्फ जुड़ा होगा। कोई भी सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं होगा। हाँ, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दोनों बराबर बराबर सेंटेंसेस आपस में जुड़े होंगे। यहाँ पे एक दूसरे पे निर्भर है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, लेकिन एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और सिर्फ जुड़े होंगे सेंटेंसेस, और वो भी लॉजिकली जुड़े होंगे। इसमें भी ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस कुछ भी हो, एक सेंटेंस कुछ भी हो। हाँ, लॉजिकली सेंटेंसेस जुड़े होंगे। जैसे ईश्वर ने दुनिया बनाई, एक सेंटेंस है, कोई दिक्कत है? ईश्वर ने दुनिया बनाई और मनुष्य ने देश बनाए, और तो हमने यहाँ पे एंड लगा दिया। तो आप किसी भी सेंटेंस को साकिब अलग करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर ने दुनिया बनाई, कोई दिक्कत है? अपना अर्थ दे रहा है। मनुष्य ने कंट्रीज बनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिकली एंड से जुड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है बाबू? एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। समान पदी, जैसा ये पद है वैसा ये पद है, दोनों पद आपस में जुड़े होंगे। तो इसी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, तीन तरीके के सेंटेंसेस हमको पढ़ने हैं। चलिए, तो हमने देखा सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और कंपाउंड हो गया, है ना। तो अब ये आ गई बात टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। अभी हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस कितने हैं? 5 हैं। तो 5 में हमारे पास क्या रहेगा? सबसे पहले असर्टिव, और दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव, तीसरा क्या है? इम्परेटिव, चौथा क्या है? एक्सक्लामेटरी, और 5th नंबर क्या है? ऑप्टेटिव। बहुत दिन तक पढ़ते रहते बच्चे, ये नहीं जान पाते टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस 5 हैं। तो आदिल क्या मतलब है कि टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस 5 हैं? तो क्या ये क्या क्या करना चाहते हैं, जानते हैं? हम तो वो सिंपल सी, अगर आप पूरी बात को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, सुनिए, कह ये रहा टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस का मतलब ये है साकिब कि एक बात को आप 5 तरीके से ही कह सकते हैं। आज तक छठा तरीका, ये कहने 5 तरीके, मतलब सिंपल के 5 तरीके हैं। तो 5 तरीके मीन व्हाट डू यू मीन? मतलब एक बात को
5 तरीके से कहा जा सकता है, ये बात शो करता है। अच्छा, ये लैंग्वेज सीख रहे हैं, अरे लैंग्वेज हमने पहले ही वाले दिन बताया था, आप थे नहीं, तो उसमें यही था कि लैंग्वेज का मतलब यही था अपनी बात को हम तुमको बताएं लैंग्वेज की मदद से। तो लैंग्वेज का मतलब होता ही है अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे से इंफॉर्मेशन लेना, बातचीत करना, है ना, कम्युनिकेशन करना। तो वही होता है, ये इसका मतलब ये है कि एक बात को कितनी तरीके से कहा जा सकता है, 5। समझ पाए हैं? जैसे हिंदी हम लोग कैसे देखें, वो इसीलिए 5 अलग अलग तरीके हम लोग अभी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इसमें जैसे लिखा है वह जाता है, एक सेंटेंस है वह, तो आप जानते हैं कि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है ये भी 2 तरीके का है, एक अफर्मेटिव है और दूसरा, हाँ ओरली हम पहले बता देते तब। तो वह जाता है असर्टिव हुआ, वो सॉरी अफर्मेटिव हुआ। दूसरा तरीका है वह नहीं जाता है, वही बात है कि नहीं, वह जाता है एक तरीका हुआ, वह नहीं जाता है 2 तरीके हुए। अब इंट्रोगेटिव में भी होता है 2, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। क्या वह जाता है, साकिब वही बात है। वह क्यों जाता है, एक ही बात चल रही है, मतलब इसका 5 टाइप्स आपका मतलब है, तो 5 तरीके से आप बोल सकते हैं, तो 4 हो गए, ये हो गए। इम्परेटिव का मतलब होता है कि आज्ञा देना, वही बात को कहना है, हाँ चलिए जाइए यहाँ से, तो इसमें भी कई तरीके से बस बोला जाता है, जाइए, कृपया चले जाइए, अच्छा भैया चले जाइए, तो इसमें भी अलग अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर दिया जाता है ना। तो वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, वह क्यों जाता है, क्या रे तो ये भी तरीका तो हो जाएगा। और ये एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आश्चर्य होता है, ये सेंटेंस बोला नहीं जाता है, अपने आप निकलता। कैसे होता है, आपने जैसे मोड़ा, अरे वो कहाँ, तक वो चला गया, अरे चला गया, कहीं कब, तो इस जान नहीं पाए हैं, तो वह चला गया, तो इसमें वह चला गया, अरे, तो ये एक्सक्लेमेटरी है, मतलब इसमें आश्चर्य रहता है। और इसका मतलब है मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वह चला जाए, है ना, चला जाए। तो इसमें वही हो गया, एक ही बात को बाबू कहा गया, ये बताया जा गया है कि 5 तरीके से ही आप कह सकते हैं, आप तक 6ठा तरीका, तो वही अलग अलग तरीके हमको लोगों को पढ़ने हैं। तो ये हो गया, समझ पाए हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस का मतलब है सिंपल सेंटेंस आप 5 तरीके से बोल सकते हैं, जिसमें से पहला है असर्टिव। पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस शोज, क्या दिखाता है, शोज यस और नो सेंस। यस और नो सेंस जो दिखाता है वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इनको बोलते हैं कथनावाचक वाक्य। ये कथन होते हैं, मीन्स इसमें ये पता चलता है कि कोई सूचना दी गई है, अफर्मेटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। तो जैसे लिखा है वह जाता है, ही गोज, और वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है। तो ये यस सेंस, वह जाता है, तो क्या हो गया, यस सेंस हुआ कि नहीं, और वो नहीं जाता है तो क्या हो गया, नो सेंस हुआ कि नहीं। तो इससे पता ये चला कि असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके भी बाबू 2 नाम है, अफर्मेटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बोले या बोले आप पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस शोज ओनली यस सेंस, ये सिर्फ यस सेंस दिखाते हैं। अब जैसे लिखा मोहन रीड्स अ बुक,
मोहन एक किताब पढ़ता है, यस सेंस है। सोहन गोज टू ऑफिस, सोहन ऑफिस जाता है। जिसमें नॉट नहीं रहेगा तो दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। और द सेकेंड वन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव है ना, ने एन ई ने, नेगेटिव, नेगेटिव, और ये हो जाएगा सेंटेंस। ये क्या दिखाते हैं? सोज नो सेंस, ये नो सेंस दिखाते हैं। अब जैसे लिखा है इसी बना ली, मोहन डज नॉट प्ले, मोहन नहीं खेलता है, तो इसमें बाबू नॉट लगा है तो नो सेंस है। अभी हो जाएगा ही डिड नॉट ईट, वो नहीं खाता है, तो इसमें दोनों में नो सेंस है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंस जो नो सेंस वाले से होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंस जो यस सेंस वाले होते हैं। गॉट इट? चल, अच्छा दूसरा हमारा कौन है? दूसरा है सिंपल का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? इंट्रोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हम सवाल पूछने का काम करते हैं, है ना। हाँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इससे क्या करते बाबू? सवाल पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव की खास पहचान जो होती है दैट इज क्वेश्चन मार्क। हाँ, सवाल पूछा जाता है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके से सवाल किया जाता है। हाँ, सिर्फ दो तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, मीन्स टू आस्क क्वेश्चन। ओनली टू वेज आर, दो ही तरीके हैं। फर्स्ट टाइप, क्या आप लड़के हैं? जिसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं। और आप लड़के क्यों हैं? जिसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, अच्छा चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकेंड टाइप हो, सवाल पूछने का काम करेगा। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव इज आल्सो यूज्ड टू आस्क आ क्वेश्चन। इसका भी प्रयोग सवाल ही पूछने के लिए करते हैं, सवाल ही पूछने के लिए करते हैं। अच्छा पहला, और फिर इसके पॉइंट्स क्या हैं कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्या? इन हिंदी। बाबू हिंदी में कैसे स्टार्ट होता है? क्या से। और इंग्लिश में कैसे स्टार्ट होता है? विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इट ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे स्टार्ट होता है? हाँ, और हिंदी में? इधर देख लो, हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। बाद में लिखना है साकिब, हिंदी में क्या से और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। और इट कैन बी आंसर्ड ओनली यस और नो। हाँ, इसका आंसर हम सिर्फ हाँ और ना में देते हैं, डिटेल में आंसर देने की कोई ज़रूरत। हाँ, क्या आप लड़के हैं? हाँ। क्या आप लड़की हैं? नहीं। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है, अब क्या हो जाएगा? इट कैन बी आंसर्ड, इट कैन बी आंसर्ड ओनली इन यस और नो। इसको हम यस और नो में आंसर करते हैं। अब सवाल ये है कि दो तरीके क्यों बनाए गए सवाल पूछने के? तो सवाल पूछने के दो तरीके इसलिए बनाए गए कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, अगर हमको उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो सेकंड टाइप क्वेश्चन करना है।
अगर उसके बारे में आप रफली थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी करना चाहते हो तो फर्स्ट टाइप। आपने इंटरव्यू देखा होगा, कहीं ना आपको इन सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना है और आपके पास टाइम है हाफ एन आवर, आधा घंटा है, तो अगर तुम क्या से पूछोगे तो तुम्हारा इंटरव्यू 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो इसलिए तुमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा सेकेंड टाइप से, क्योंकि आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए। तो अगर आपको किसी भी मैटर के बारे में कम इंफॉर्मेशन चाहिए या आप किसी भी चीज़ के बारे में श्योर होना चाहते हैं कि ऐसा है या नहीं, तो आप फर्स्ट टाइप पूछिए। अगर पूरा जानना चाहते हैं, कंफर्मेशन चाहिए, डिटेल में आंसर चाहिए, तो आप फिर सेकेंड टाइप पूछेंगे। तो ये बाबू क्या से चालू होता है? हिंदी में, और इंग्लिश में चालू होता है हेल्पिंग वर्ब से, और इसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे लिखा है आर यू अ बॉय, क्या आप लड़के हैं? क्या आप एक लड़के हैं? तो आप हाँ बोलेंगे, और नौटंकी बताने की ज़रूरत है नहीं। क्या तुम स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए थे? तो आप गए थे तो हाँ, नहीं गए थे तो नो। तो ये ना और हाँ में आंसर दे सकते हैं। ये हमेशा बाबू कैसे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और हिंदी में इनको कैसे स्टार्ट करते हैं? क्या से स्टार्ट होते हैं, है ना जी। ये फर्स्ट टाइप हो गया। आप फर्स्ट टाइप लिखिए, फिर बताते हैं सेकेंड टाइप। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप। तो ये हो गया सेकेंड टाइप। डिफिनेशन सेम है, सेकेंड टाइप हो चाहे फर्स्ट टाइप हो। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव इज ऑल्सो यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, इसका भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने बताया किसी काम के बारे में कंफर्मेशन चाहिए, ये हुआ है या नहीं, तो फर्स्ट टाइप में। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि ये काम हुआ है कैसे, तो फिर आपको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव पूछा जाएगा। तो ये कैसे स्टार्ट होगा? इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। ये कैसे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ये बाबू चाहे हिंदी हो और चाहे इंग्लिश हो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ये हिंदी में भी क्वेश्चन वर्ड से, मतलब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, बीच में हिंदी में आएगा, लेकिन इंग्लिश में स्टार्ट होगा। हाँ, इट ऑलवेज स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में। इन इंग्लिश में बाबू ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा और हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। ये कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में लेना हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका आंसर आप हाँ ना में नहीं दे सकते। हाँ फिर सेंटेंसिंग, जैसे आपसे पूछा जाए आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो तुम ये थोड़ी कहोगे हाँ, अरे ये कौन सा आंसर है ना? तो आप स्कूल क्यों जाते हैं? वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं? तो आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? समझ रहे हैं? तो इसको डिटेल में हमको, अब ये हो गया सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। बाकी जो बचे हैं हम लोग कल सीखेंगे। और सुनिए, अगर हम पढ़ने में अच्छा होना चाहते हैं तो आपने देखा होगा, लिसन, कि अच्छा होने के लिए करना क्या है कि कोई भी क्लास है, जैसे 50 लोग हैं, तो कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं। जब एक टीचर बराबर क्लासेस को पढ़ा रहा है तो सारे बच्चे फर्स्ट क्यों नहीं आते? तो फिर कमियां कहाँ पे हैं? किस तरीके से हम लोग आगे और पीछे हो जाते हैं? तो सबसे ज़रूरी ये है बाबू कि हमको RSP पे काम करना। RSP, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ RSP? कोई कमाल नहीं होता है। पहले नंबर पे तो आपको इस पे काम करना रहेगा। R का मतलब रेगुलरिटी। आप किसी भी काम के बारे में अगर आप रेगुलर हैं तो उसमें कामयाबी मिलेगी। हम लोग किसी भी काम को अगर छोड़ पकड़ बना रहे हैं, आज करते हैं 2 दिन नहीं, फिर करते हैं फिर नहीं,
आज क्लास आए कल नहीं, फिर परसों चले गए दवाई लेने चले गए। आपको काम कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, क्योंकि एक अगर आपका क्लास छूट जाता तो तुमको लगता है एक क्लास छूटा है, आपके दिन खराब होते हैं 3। आज आप नहीं आए तो आज का चला गया, कल क्या पढ़ाया जाएगा वो तुमको समझ में नहीं आएगा, फिर परसों से आएगा, तो हमारे 2-3 दिन समाप्त खराब हो जाते। तुमको लगता है कि आज ही छूटा है, तो आज तो छूट ही गया, और कल जो चलेगा वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर परसों से आप पकड़ पाएंगे। तो 2-3 दिन हमारे ख़राब हो जाते। तो रेगुलरिटी होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो रेगुलर होना तो मस्ट है। दूसरा है सिंसियरिटी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिंसियरिटी, ईमानदारी हो काम के अंदर, सिंसियर हो आप काम के प्रति। हमने आपको बताया कि आप एक्सरसाइज बना लाना, और तुम कल मुँह फैलाए है तना चले आए कि हम सोए गए रहा, या हम मैच खेलने चले गए थे, या हम कहीं चले गए। मीन्स दे आर मेनी एक्सक्यूजेज बच्चों के पास रहते हैं, ऊट पटांग कुछ भी बता देते हैं। तो सिंसियरिटी होना चाहिए, ये भाई आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको एक्सरसाइज बनाने के लिए दिया गया है, अब जैसे आप नहीं बना के लाएंगे तो तुमको हम फांसी थोड़ी दे देंगे। अब हम पूरी एक्सरसाइज चेक करेंगे, तुम बनाओगे नहीं तो तुम्हारा रह जाएगा एक्सरसाइज, तो फिर कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, अपने आप जो करेंगे तो आपको लगेगा ही, अपने आप तो अच्छा लगेगा ही क्योंकि तुमने बनाया है। दूसरे नंबर पर रहेगा पंक्चुअलिटी, इस पर भी काम करना है, पंक्चुअल रहना है। पंक्चुअल का मतलब होता है ऑन टाइम। आप 10 मिनट भी लेट आएंगे तो 10 मिनट में का जो छूट जाएगा उसकी वजह से आधा घंटा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो 3 चीज़ें, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी, ये किसी भी बच्चे में होंगे तो वो फर्स्ट डिवीज़न की कैटेगरी में जाएगा। एक और है, कुछ लोग रोने लगते, गुरुजी हमारा आईक्यू लेवल ठीक नहीं है, हम कमज़ोर हैं। अरे दादा रे, कमज़ोर क्या होता है? कमज़ोर वमज़ोर कुछ भी नहीं होता है। देखो, बच्चा अगर तुम्हारा जितना तुम्हारे सर के अंदर दिमाग है, इन हिंदी भेजा है, उतना तुम्हारे अंदर भी है। अगर आप किसी भी भेजे को या दिमाग को तौलेंगे तो बराबर ही निकलेगा। तो तौलने से जब बराबर निकल रहा है तो एक बच्चे को समझ में आ रहा, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रहा? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बोलते हैं कि हम कमज़ोर हैं, सुन तो लो, बाद में लिख लेना। तुम करो गुरुजी हम कमज़ोर हैं, हमको समझ ही नहीं आता, हम हब-हब हैं। अरे दादा, तो हब-हब हो, कमज़ोर हो तो जैसे तुम लंच करते हो तो नल के बजाय बोतल में नाली का पानी भर लो, भर लेते हो नहीं? तो इट मीन्स योर माइंड इज़ वर्किंग। जब तुम नाली का पानी डाला भर नहीं रहे हो, तुम्हारा सीतापुर की तरफ से है गांव, तो तुम किसी दिन भूल जाओ लखनऊ तरीके, अरे तब वो जब इटौंजा पहुंच जाओ तब याद है, अरे तब भूल गए ना, भाभान, अच्छा हम इटौंजा की तरफ आ गए। तो तुम जाते रहो सीतापुर हो। कुछ जब नहीं भूलते हो हैं, या तो उनका फ़ोन नंबर भूल जाओ तो वो भी याद रहता है। जब हमको सारी चीज़ें याद रहती हैं, अब पढ़ाई का मैटर जब आता है, गुरुजी हम कमज़ोर हैं। अच्छा कमज़ोर है। हम ये बताना ये चाहते हैं कि कमज़ोर कुछ भी नहीं होता। सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं बाबूजी। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और एक दूसरा होता इर्रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इर्रिस्पॉन्सिबल। जो जिम्मेदार बंदा है वो अच्छा हो जाता है, जो गैर जिम्मेदार बंदा है वो कमज़ोर हो जाता है। अरे भेजे से, दिमाग से, हाथ पांव से कहीं से कमज़ोर कोई नहीं होता। तनहा गरीब इससे कोई लेना देना नहीं। बस फ़र्क बाबू यही होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल और इर्रिस्पॉन्सिबल है। आपको जितना बताया गया आप उसको कर रहे हैं, टाइम पे कर लेते हैं, टाइम पे फिनिश कर लेते हैं, दिखा देते, एक्सरसाइज कर लेते। जितना काम आदिल बताया गया है उतने काम को आप कर लेते हैं ऑन द टाइम, समय पर, जिम्मेदारी के साथ, तो आप तेज हो जाएंगे। और तुम ऐसे बंदे हो जो टाल मटोल करते रहे, आज नहीं कल करेंगे, बहन करेंगे, शाम में करेंगे, फिर रह जा रहा है, तो आप कमज़ोर बच्चा वही हो जाता है। इसका मतलब वो दैट पर्सन इज इर्रिस्पॉन्सिबल, काम को टाइम पे फिनिश नहीं करता या करता ही नहीं।
तो जो टाइम को फिनिश नहीं करोगे, टाइम पे नहीं करोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। और जो अगर तुम टाइम पे ख़त्म कर लोगे और जितना बताया गया उतना कर लोगे तो बस हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं, कहाँ से कहाँ चला गया है यार, समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, इररिस्पॉन्सिबल नहीं, है ना, टाइम ही पे समाप्त करना है। इसके अलावा क्या है, पढ़ाई के दौरान एक और पॉइंट रह जाता है। पढ़ाई के दौरान ये डिपेंड करता है कि आप कंसंट्रेट कितना करते हैं। दो बातें आपको और ध्यान में रखना है। पढ़ाई के दौरान आपको 100% कंसंट्रेशन देना है। कैसे? जब हम लोग मूवीज़ देखते हैं, इधर देख लो, मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं और जब एक रोमांटिक सीन आती है, मीन्स सपोज करिए, जस्ट इमेजिन कि हीरो इज गोइंग टू किस, हट रे लाइक दिस। तो कंसंट्रेशन हमको वो वाला चाहिए 100%। अब पढ़ाई के दौरान आप बैठे हुए हैं, तुम समोसा के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा मन कहीं है, मीन्स फिजिकली यू आर सिटिंग हियर बट मेंटली यू आर वॉकिंग समवेयर, तो नहीं। आपका फिजिकली और मेंटली 100% चाहिए, और वैसा चाहिए जैसा कि रोमांटिक सीन के दौरान होता है। नहीं रहता ये दादा। ओके, फिलहाल तो एक इस तरीके का हो गया। और दूसरा क्या हो गया, स्टडी एट होम, ये सबसे बड़ा रहता है। स्टडी एट, हाँ, स्टडी एट होम, घर पे पढ़ाई करना। कंसंट्रेशन आपको 100% चाहिए, और स्टडी एट होम, आप चाहे जितने पढ़ीस और कलाकार हों, लेकिन अगर आप घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, नोबडी कैन टीच यू, कोई नहीं सिखा सकता तुमको, कोई सिखा ही नहीं सकता। यू हैव टू स्टडी एट होम एट एनी कॉस्ट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर बाबू आप इतना काम कर रहे हैं तो आप सुपर की कैटेगरी में जाएंगे, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ पा रहे हैं? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास।